Yes, good morning all of you. In today's lecture, I'll take module questions. टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है. लास्ट लेक्चर में मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दिया था. अब अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस लेते हैं. और एज यूजुअल हमेशा मॉड्यूल में हम लोग सबसे पहले जाते हैं टेस्ट योर नॉलेज पे. उसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशंस पे आएंगे. ये आ गया टेस्ट योर नॉलेज. क्या दे के रखा है देख लो. टेस्ट योर नॉलेज में ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये वाला हमने कर रखा है. ये क्वेश्चन नंबर 2 जरा क्लास टेक्स्ट बुक सामने रखना और बताना ये कौन सा क्वेश्चन है. ये जो लास्ट क्लास में 1920 किया था उसमें से दोनों में से कोई एक है. 1920 या उसके पहले वाला. 16 से देखो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है. कौन सा 18th है. ये रहा, यही क्वेश्चन है ना 18th. So this is class textbook question number 18 already done. ये देख लो 19 या 20 दोनों में से कोई सा होगा. आई थिंक 19 ही है. हाँ ये रहा, पेरेंट एक्वायर्स 80% ओनरशिप. यही है ना, पेरेंट एक्वायर्स 80% ओनरशिप. Yes, sir. ये क्वेश्चन 19 कवर हो गया. ये स्टार्टिंग में ये वाला क्वेश्चन करवाया था, देख लो तो ये कौन सा है. शुरू का क्वेश्चन है ये. Question 2. क्वेश्चन 2 है. ये सब क्लास टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर्स लिख रहा हूं मैं. और फिर उसके बाद हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 3 है वो. ये क्वेश्चन 3 है. हाँ सर, क्वेश्चन 3 है. अच्छा, वो ऊपर वाले ही क्वेश्चन को कंटिन्यू किया है ना. हाँ सर. वो क्वेश्चन 2 और 3 था ना वैसा. Yes. यस सर. ठीक है. देख लो ये वाला भी है क्या. क्वेश्चन 2. Question 4. यस सर. क्वेश्चन 4. Question 9. दिस इज क्वेश्चन 9. हाँ ये सब भी. Question 8.
ये क्वेश्चन 8 ही है। Yes, sir. फिर Question 6. क्वेश्चन 6, Question 7. दिस इज क्लास टेक्स्ट बुक क्वेश्चन 7। ये करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, ये नहीं कवर हुआ है ना कोल्ड ड्रिंक्स वाला। ये नहीं है। ये 12th भी कवर करना पड़ेगा ना। ये कवर हुआ है क्या? ये वाला देखो PQR, नहीं ना। No, sir. चेक करो 14th वाला है क्या? नहीं सर। नहीं ना, ठीक है। यस, टू स्टार्ट विथ अभी जो जो क्वेश्चंस हम लोग ने टेक्स्ट बुक में नहीं थे ना, वो ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है। दिस इज नॉट टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, 1 के बाद में 11th ही है, बीच में सारे क्वेश्चंस कवर्ड है अपने क्लास के टेक्स्ट बुक में। ऑल अदर क्वेश्चंस आर कवर्ड। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 11th। आई एम स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 11th। ये जो अपना क्वेश्चन नंबर 11th है ना, हाँ, दिस क्वेश्चन नंबर 11th इज our textbook. I mean, it's a good problem. It's not a textbook problem. All of you check this. Ilya Limited is a manufacturing company which deals into manufacturing of cold drinks and beverages. Cold drinks और beverages बनाते ये लोग
It is having various plant across India. There is a machinery A in Baroda plant which is used for the purpose of bottling. हाँ, तो बड़ोड़ा में एक प्लांट है, उनके पास मशीनरी ए है बड़ोड़ा प्लांट में, जहाँ से वो लोग बॉटल्स बनाते हैं. देयर इज वन मोर मशीनरी बी क्लब्ड विथ मशीनरी ए. हाँ, एक मशीनरी बी है जो मशीनरी ए के साथ क्लब की है. मशीनरी ए कैन इंडिविजुअली हैव एन आउटपुट and also sold independently in open market, but machinery B cannot be sold in isolation without clubbing with machinery A. मतलब machinery B is depending on machinery A and it cannot produce output as well. तो ये एक CGU बना रखा है machinery A और B का. The company considers this group of assets as cash generating unit and an inventory amounting to rupees 2 lakhs and goodwill amounting to 1.50 lakhs is included in CGU. ठीक है, एक इन्वेंट्री भी है, गुडविल भी है. सो अपने CGU में क्या है, मशीनरी ए है, मशीनरी बी है, इन्वेंट्री है और गुडविल है. इतने आइटम्स है अपने पास. Machinery A purchased on 1st April 13 for 10 lakhs and residual value is 50,000. Machinery B was purchased on 1st April 15 for 5 lakhs. 1st April 15 with no residual value. The useful life of both machine A and B is 10 years. The company expects the following cash flows in next 5 years pertaining to machinery A. The incremental borrowing rate of the company is 10%. ये डिस्काउंटिंग रेट है. अगले 5 साल में क्या इनफ्लोज होएगा मशीनरी ए से, बी से तो आ ही नहीं सकता है. और ये एक्सक्लूडिंग रेसिडुअल वैल्यू है. On 31st March 18, the professional valuers have estimated that the current market value of machine A is 7 lakhs. The valuation fees was 1 lakh and there is a need to dismantle machinery before delivering it to buyer. Dismantling cost is 1.5 lakhs. अरे मशीन की रिकवरेबल अमाउंट, मार्केट वैल्यू का मतलब है नेट फेयर वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल होगा ना. ये तो Specialized packaging cost would be 25,000 and legal fees will be 75,000. एक डिसमेंटलिंग कॉस्ट है और एक कुछ कॉस्ट टू सेल है. फिर उसके बाद द इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड इन अकॉर्डेंस विद AS2. द रिकवरेबल वैल्यू ऑफ CGU इज रुपीज 10 lakhs on 31st March 18. In the next year the company has done the assessment of recoverability of CGU. क्या इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी बोली है, इन अकॉर्डेंस विद इंडियाज टू एंड द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ CGU. पूरे CGU का रिकवरेबल अमाउंट 10 lakhs है. इन द नेक्स्ट ईयर कंपनी हैज डन असेसमेंट ऑफ रिकवरेबिलिटी ऑफ CGU एंड फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ CGU इज 11 lakhs ऑन 31st March 2019. रिकवरेबल अमाउंट 10 lakhs है CGU का 18 में और 11 lakhs है 19 में. द रिकवरेबल मतलब बढ़ गया. Recoverable value of machine is 450 and the combined machine A and B 760 on 31st March 19. बहुत डिटेल्ड, आई मीन स्टोरी बहुत बना रखी है प्रॉब्लम में. यही होते हैं बड़े बड़े प्रॉब्लम, स्टोरी के स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ते तो भूल जाते क्या पढ़ा था. कंप्यूट इम्पेयरमेंट लॉस ऑन CGU एंड कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच एसेट आफ्टर चार्जिंग इम्पेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 18. by providing all the relevant working notes to arrive at such calculation, and compute the prospective depreciation for year 2018-19 on the above asset and compute the carrying value of CGU. इनको चाहिए compute the impairment loss on CGU and carrying value of each asset after charging impairment loss. उनको separately हर एक assets की carrying amount चाहिए. कौन से डेट को, एंडिंग 31st March 18. सो पहले उनको इम्पेयरमेंट लॉस चाहिए CGU का और इंडिविजुअल एसेट्स का ऑन 31st March 18.
फिर कंप्यूट द प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 18-19। हाँ, जो साल का इम्पेयरमेंट लॉस हो उसके अगले साल का डेप्रिसिएशन चाहिए। एंड फिर 2019 को कैरिंग वैल्यू ऑफ CGU चाहिए। दिस इज देयर रिक्वायरमेंट, दे वांट कैरिंग वैल्यू ऑफ CGU, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन वंस। एक बार मेरे को चाहिए कि तुम पूरा कंप्लीट प्रॉब्लम रीड करो, एक बार वापस से अच्छे से रीड करो, जस्ट गो थ्रू इट, और उसके बाद में मैं शुरू करता हूं। एक बार कंप्लीट प्रॉब्लम गो थ्रू करो। चलो, आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चन। अब मैं ये सॉल्व करवाता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जो मैं टेस्ट और नॉलेज या क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, प्लीज़ एक बार रिटर्न प्रैक्टिस जरूर किया करो। कल FR का पेपर आया था, कुछ भी उसमें डिफ़िकल्ट नहीं था। अगर कोई अपना क्लास टेक्स्ट बुक और जो मैं मॉड्यूल्स करवा रहा हूँ वो अच्छे से करके जाता है, और सिर्फ उनके एग्ज़ाम का RTP भी करके जाता है, दैट्स मोर देन इनफ। एग्ज़ाम का पेपर का सिलेक्शन वहीं से होता है। देखो, टेस्ट और नॉलेज मॉड्यूल बेस्ड पेपर्स आते हैं, और मैंने अपने क्लास टेक्स्ट बुक में पूरी मॉड्यूल कर रखी है, प्लस बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी कर रखे हैं। सो अपनी टेक्स्ट बुक में कवरेज काफ़ी अच्छा है, फॉर योर एग्जाम इट इज़ रेलेवेंट, उतना सफिशिएंट। अगर उतना करते हो तो बहुत हो गया। टेस्ट योर नॉलेज ICI मॉड्यूल, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलो लिखो, कैलकुलेशन। सबसे पहले उनको क्या चाहिए अपने पास से? कंप्यूट इम्पेयरमेंट लॉस। दे वांट अस टू कंप्यूट इम्पेयरमेंट लॉस ऑन CGU एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच एसेट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस 2018 के लिए चाहिए। सो लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। इसको हम लोग पार्ट वन बनाएंगे। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द सॉल्यूशन। Computation of impairment loss as on 31st March 2018. Computation of impairment loss as on 31st March 2018. Close the next line for particulars. इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकालते हैं? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, और क्या? तो अपने को चाहिए कैरिंग अमाउंट एज ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट, कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट, और इसको कंपेयर करना है अपने को रिकवरेबल अमाउंट से। और अपने को जो डिफरेंस मिलेगा उसको बोलेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट वी से इम्पेयरमेंट लॉस। मेरे को पूरे प्रॉब्लम में कहीं पे भी गुडविल का एलोकेशन के बारे में नहीं बताया है।
तो गुडविल अनएलोकेटेड रहता है, तो तुमको याद है एक हम लोग पहले टोटल कॉलम बनाते हैं, हम लोग टोटल कॉलम बनाते हैं, टोटल इम्पेयरमेंट लॉस निकालते हैं और पहले सबसे पहले गुडविल को उड़ा देते हैं, और बैलेंस इम्पेयरमेंट जो होता है वो बाकी आइटम्स, बाकी एसेट्स के को हम उनके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में एलोकेट करते हैं। सो एक बनेगा टोटल कॉलम। लेकिन मेरे पास एसेट क्या क्या है, मेरे पास एसेट के नाम पे एक इन्वेंट्री भी है। इन्वेंट्री है मशीन ए, मशीन बी और फिर गुडविल। सो टोटल के बाजू में लिखोगे इन्वेंट्री। लेकिन तुमको अगर एक चीज याद दिलाऊं, इम्पेयरमेंट इंडिया 36 अप्लाइज ऑन टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स एंड इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेंट्रीज, अरे इन्वेंट्रीज को हम लोग इम्पेयरमेंट इंडिया 36 अप्लाई नहीं होता है। इन्वेंट्रीज का इम्पेयरमेंट ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोग डील ही नहीं करते। सो इम्पेयरमेंट किसका होता है, टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स का होता है और इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स का होता है। सो दिस इज मशीन ए, इसका इम्पेयरमेंट होगा, मशीन बी का इम्पेयरमेंट होगा और साथ में गुडविल भी है। प्रॉब्लम हमने रीड किया तो हम लोगों को ये आइटम्स मिले। चलो सबसे पहले जरा 31 मार्च देख लेते। 31 मार्च 2018 की कैरिंग अमाउंट। इफ यू चेक द कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन, मेरे को 31 मार्च 18 की कैरिंग अमाउंट चाहिए मशीन की। सब लोग चेक कर लो कैरिंग अमाउंट। वर्किंग नोट नंबर 1 बनाऊंगा इसके नीचे में, इसके नीचे 2 लाइन खाली रख दो, इनफैक्ट 3 लाइन ब्लैंक रख दो और लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, कैरिंग अमाउंट। उन्होंने मशीनरी कभी खरीदी है, उसका डेप्रिसिएशन रेसिडुअल वैल्यू दे रखा है। राइट ऑन कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी। एज ऑन 31 मार्च 2018, मशीन ए परचेज कभी की है। देखो यहां पे उन्होंने डिटेल दी है अपने को, यहां पे देखो मशीन ए वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 13 फॉर 10 lakhs, रेसिडुअल वैल्यू 50,000। और मशीन ए की लाइफ कितनी है, द यूजफुल लाइफ ऑफ बोथ मशीन ए एंड बी इज 10 years। 2013 में परचेज किए ना। 10 lakhs इज द कॉस्ट, 10 lakhs इज द कॉस्ट। मशीन ए परचेज फॉर 10 lakhs, देख लो 10 lakhs उसका कॉस्ट है। और 2013-14 सुन लो अपने को 13-14, 14-15, 15-16, 16-17 एंड 17-18 कितना साल हो गया, 1 2 3 4 5। अपने को 31 मार्च 18 के लिए 5 years का डेप्रीसिएशन निकालना है। सो डेप्रीसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस 50,000 का स्क्रैप वैल्यू, 50,000 स्क्रैप वैल्यू अपॉन 10 years into 5 years, 10 years into 5 years। चलो डेप्रीसिएशन मिल जाएगा इससे। 10 lakhs माइनस 50,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 5 years, 475 माइनस 10 lakhs,
So 5,25,000. 5,25,000. मशीन बी की कैरिंग अमाउंट, मशीन बी के लिए बोला हुआ है मशीन बी वॉज परचेज्ड फॉर 5 lakhs विथ नो रेसिडुअल वैल्यू, लेकिन 2015 में परचेज किया है। फाइव लैक्स विथ नो रेसिडुअल वैल्यू 2015 में परचेज किया, इसका मतलब है 15, 16, 16, 17, 17, 18, तो इसमें 3 साल का ही डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। ओरिजिनल कॉस्ट 5 lakhs माइनस स्क्रैप वैल्यू इज नील। लाइफ इसकी भी 10 years ही है, लेकिन अपने को 3 साल का डेप्रीसिएशन चाहिए। हमको डेप्रीसिएशन सिर्फ 3 years का चाहिए। 5 lakhs डिवाइड बाय 10 years into 3 years, that comes to 1,50,000 minus 5 lakhs। ये लो, इसकी कैरिंग अमाउंट मिल गई 3,50,000। ये मेरा फर्स्ट वर्किंग नोट। मेरे को अगर इम्पेयरमेंट चाहिए तो उस डेट की कैरिंग अमाउंट भी तो चाहिए, सेम डेट की कैरिंग अमाउंट भी चाहिए। ये लो, अपने को कैरिंग अमाउंट मिल गया। वी गॉट कैरिंग अमाउंट, ऊपर लिख देते हैं। अपने को कैरिंग अमाउंट मिल गई इसकी 5,25,000 और इसकी कैरिंग अमाउंट है 3,50,000। 3,50,000 और गुडविल के बारे में बोला हुआ है। गुडविल इज 1,50,000 एंड इन्वेंट्री की वैल्यू दे रखी है 2 lakhs। इन्वेंट्री 2 lakhs, इन्वेंट्री 2 lakhs। सो देख लो, मैं तुमको बता देता हूं। 5,25,000 प्लस 3,50,000 प्लस 2 lakhs 10,75 और गुडविल कितना दिया हुआ है 1,50,000 का गुडविल है। गुडविल ऑफ 1,50,000, ये लो 12,25,000। कैरिंग अमाउंट ऑफ टोटल CGU 12,25,000। कैरिंग अमाउंट ऑफ टोटल CGU इज 12,25,000। 12,25,000। यहाँ की सब इंफॉर्मेशन हो गई, ये सब इंफॉर्मेशन हो गई। ये कंपनी एक्सपेक्ट्स, ये जो कैश इनफ्लो दिया है इससे हम लोग रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे। कैश इनफ्लो से रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट इज नथिंग बट नेट फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज। सो अब मेरी वर्किंग नोट नंबर 2, मेरे को नेट फेयर वैल्यू इधर दे रखा है, फेयर वैल्यू नीचे दे रखा है, इसलिए मैंने बोला प्रॉब्लम पढ़ोगे तो स्ट्रक्चर समझता है। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, हम लोग रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट किसकी है मेरे पास? अरे रिकवरेबल अमाउंट मेरे पास तो मशीन ए का ही रिकवरेबल अमाउंट है, क्योंकि मशीन बी, अरे मशीन बी जो है ना, मशीन बी इंडिपेंडेंटली अपना कोई कैश इनफ्लो जनरेट नहीं कर सकती है, इंडिपेंडेंटली कोई कैश इनफ्लो जनरेट नहीं कर सकती है। देखो लो, मशीन ए का मेरे को नेट फेयर वैल्यू दे रखा है इधर। ऑन 31st March 18 the professional valuers have estimated that current market value of machine A is 7 lakh। so 31st March 18 को अगर मैं नेट फेयर वैल्यू देखूं, यहाँ पे लिखो रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ मशीन ए, क्योंकि मशीन ए के साथ बी को क्लब किया, वही तो CGU है।
मशीन ए कैश इनफ्लो जनरेट कर रही है, बी तो कर ही नहीं पाती है। सो इसके नीचे लिखेंगे पॉइंट ए नेट फेयर वैल्यू as on the date of impairment, that is 31st March 18. They have said net fair value is 7 lakhs. On 31st March, मैं रीड करवा देता हूं तुम लोगों को। On 31st March 18, the professional value has estimated the current value of machine A is 7 lakhs. लेकिन आगे बोला है वैल्यूएशन फीस है 1 लाख। अरे वैल्यूएशन फीस है ना, वो सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है। नेट फेयर वैल्यू का मतलब होता है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो वैल्यूएशन फीस ये पीएनएल में जाएगी, ये एक्सपेंसेस है। वैल्यूअर को जो पेमेंट करते हैं वो वैल्यूएशन फीस। अरे वैल्यूएशन फीस इज नॉट ए सेलिंग एक्सपेंस। हाँ, उसके आगे अपने को सेलिंग एक्सपेंसेस का डिटेल दे रखा है। अगर बेचना है तो there is a need to dismantle the machinery before delivering it to buyer. So अगर बायर को देना है तो 1.5 लाख रुपए डिसमेंटलिंग का जाएगा, और साथ में फिर उसको वापस पैक करवाना पड़ेगा ना। पैकेजिंग कॉस्ट वुड बी 25,000 और लीगल फीस विल बी 75। ये सब कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है। सो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में आ जाएगा माइनस 1,50,000 का डिसमेंटलिंग कॉस्ट, क्योंकि अगर बेचना है तो डिसमेंटल करना पड़ेगा। 25,000 का पैकेजिंग और 75,000 की लीगल फीस। ये सब कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है। यहीं पे लिख देता हूं वैल्यूएशन फीस। हाँ, वैल्यूएशन फीस इज नॉट ए सेलिंग एक्सपेंसेस। तुम यहां पे ही लिख दो, बाद में कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। लिखो वैल्यूएशन फीस। वैल्यूएशन फीस इज नॉट एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस। is not expected selling expenses. This is not expected selling expenses. So it is not. So it is not considered. So it is not considered. तो कितना हो जाएगा? 7 lakhs में से 70/25 निकल गया तो 6 lakhs, 5 lakhs, it's 4,50,000, 4.5 लाख। फिर निकालते हैं वैल्यू इन यूज, क्योंकि वैल्यू इन यूज के लिए मेरे को कैश इनफ्लो दे रखा है। वैल्यू इन यूज वैल्यू इन यूज के लिए अपने पास ये कैश इनफ्लो है, तो ये वाला पैराग्राफ भी कंसीडर हो गया। हाँ, कैश इनफ्लोज है अपने पास, फर्स्ट ईयर से लेके 5 ईयर्स तक है। ईयर 1, 2, 3, 4 and 5। डिस्काउंटिंग रेट 10% दे रखी है। कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यूज का टोटल आएगा वही वैल्यू इन यूज है। प्रेजेंट वैल्यू 150, 1 लाख, 1 लाख, 1,50,000, 1 लाख,
1 लाख, फिर 150, लेकिन लास्ट ईयर में तो सैलवेज भी मिलेगा ना, 50,000 सैलवेज है। देखो ऊपर डेप्रीसिएशन में कॉस्ट माइनस, डेप्रीसिएशन में कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 50,000 लिखा था। सो 1 लाख प्लस 50, फिफ्थ ईयर में 1 लाख का तो कैश इनफ्लो और 50,000 का फिफ्थ ईयर के एंड में मिलेगा अपने को सैलवेज वैल्यू। सो दिस इज अगेन 1,50,000। ये सैलवेज वैल्यू है 50,000 जो मैंने ऐड किया। एंड रिगार्डिंग द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10% है, देखो बोला है ना, ये रहा ना 10%, एट द रेट 10%। सो 0.909 जहाँ तक याद है लिखता हूँ 826.751, यहाँ तक ये तीन तो याद रहता है। 100 डिवाइड बाय 110, 751 के बाद 0.683, .621। चलो हमने 3 डेसिमल्स ले लिया। 1,50,000 इंटू 0.909, 136,350। दिस इज 82,600 इंटू 1 लाख है तो ये 75,100 हो गया। फिर 1,50,000 इंटू 0.683, 1,02,450। $1,50,000 इंटू 0.621, 93,150। चलो वैल्यू इन यूज मिल जाएगा। 93,150 प्लस 1,02,450 प्लस 75,100 प्लस 82,600 प्लस 136,350, that makes it 4,89,650। हाँ 4,89,650 ऊपर लिख दो वैल्यू इन यूज। सो विचएवर इज हायर में यही हायर हो गया। 4,89,650 यह हायर हो गया। चलो ऊपर चले जाओ वर्किंग में, उनको इम्पेयरमेंट चाहिए था। सो 4,89,650, 4,89,650। $650 ये मेरे को सीजीयू का नहीं, मशीन ए का मिला है। मशीन बी का मेरे को नहीं मिला, मशीन बी का नहीं मिला। मशीन बी का मिलने के लिए, अरे मशीन बी के लिए मेरे को टोटल सीजीयू की रिकवरेबल अमाउंट चाहिए। अब सीजीयू की रिकवरेबल अमाउंट के लिए मेरे को आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है, देख लो। इन्वेंट्री की वैल्यू एज पर इंड AS 2 निकाल रखी है। द रिकवरेबल वैल्यू ऑफ सीजीयू इज 10 lakhs। अरे इसके पहले जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे ना, उसमें रिकवरेबल वैल्यू ऑफ सीजीयू दी रहती थी, और इंडिविजुअल जो आइटम्स ऑफ सीजीयू है ना, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, वो नहीं दिया रहता था। तो जो भी हम लोगों को इम्पेयरमेंट लॉस आता था, हम लोग कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बाइफरकेट कर लेते थे। तुमको याद होएगा तो हमको रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट कभी नहीं दिया रहता था, हमको दिया रहता था कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट्स को हम टोटल मार के टोटल कॉलम बना लेते थे, और रिकवरेबल अमाउंट सीजीयू का ही दिया रहता था। तो जो इम्पेयरमेंट लॉस आता था, पहले गुडविल को हम लोग इम्पेयर करते थे, और जो उसके बाद एक्सेस इम्पेयरमेंट लॉस है वो एलोकेट कर देते थे बिटवीन मशीन ए मशीन बी। अरे इन्वेंट्री तो वो इम्पेयरमेंट वाला आइटम ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे मशीन ए की सेपरेट डिटेल दे रखी थी, इसलिए मैं मशीन ए का सेपरेटली रिकवरेबल अमाउंट निकाल सका। और ये 31 मार्च 18 को पूरे सीजीयू का दिया रखा है 10 lakhs। सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है 10 lakhs। सो 2,25,000 का इम्पेयरमेंट लॉस है।
2,25,000 का इम्पेयरमेंट लॉस है। याद रखना, इम्पेयरमेंट लॉस कभी भी इन्वेंट्री में नहीं आता है, टेंजेबल और इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स ही इम्पेयर्ड होते हैं। सो अब ये जो 2,25,000 है इसका एलोकेशन बता रहा हूँ। ये 2,25,000 में पहले इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल होगा, इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल। सबसे पहले मैं गुडविल को इम्पेयर करूंगा। ये जो 225 आया इसमें से पहले गुडविल को उड़ा दो। गुडविल 1,50,000। ये टोटल इम्पेयरमेंट लॉस में से 1,50,000 का तो गुडविल इम्पेयर हो गया, तो अभी इसकी कोई रिकवरेबल अमाउंट नहीं बची। वी डोंट हैव एनी रिकवरेबल अमाउंट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, हाँ ये इन्वेंट्री तो इम्पेयर्ड होती नहीं है, तो इन्वेंट्री की तो जो कैरिंग अमाउंट है वही रिकवरेबल अमाउंट है, इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, ये इम्पेयर्ड नहीं होती है। और 1,50,000 के बाद में 1,50,000 के बाद में ना, अब मेरे पास जो बैलेंस बचेगा 1,50,000 के बाद में जो बैलेंस बचेगा 2,25,000 के बाद में 2,25,000 माइनस 150 बैलेंस बचता है 75,000। अब ये 75,000 मेरे पास ए और बी के लिए है। 75 इज फॉर ए एंड बी। मैं ये ए और बी में मालूम है पहले कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बाइफरकेट हो जाता था, पहले कैरिंग अमाउंट के रेशियो में ही हम लोग बाइफरकेट कर देते थे ए एंड बी। लेकिन ये प्रॉब्लम है कैरिंग अमाउंट के रेशियो में नहीं, मेरे को ए का सेपरेटली मालूम है, सेपरेटली मालूम है कितना ए का सेपरेटली है। 5,25,000 माइनस 489,650 मेरे को 35,350 ये सेपरेटली मालूम है। 35,350 ये सेपरेटली मालूम है, तो ये मैं इधर लिख दूंगा। कैरिंग अमाउंट के रेशियो में तो तब करता जब मेरे को सेपरेटली ए का इंपेयरमेंट लॉस मालूम नहीं होता। और बी बन जाएगा बैलेंसिंग फिगर, बी विल बिकम बैलेंसिंग फिगर। बाकी जो अमाउंट है वो इंपेयरमेंट ऑफ बी होगा। तो ये एक अलग क्वेश्चन था, ये ऐसा हम लोग ने एक भी क्वेश्चन पहले कवर नहीं किया था। हम तो क्या करते थे, टोटल रिकवरेबल अमाउंट मालूम रहती थी और फिर हम लोग कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बाइफरकेट करते थे। सो 39,650 ये प्रैक्टिस करने लायक प्रॉब्लम है। 39,650 ये लो, ये इधर आ गया 39,650। नाउ यू टेक माइनस 3,50,000, so 3,10,000, 3,10,350, 3,10,350. This is balancing figure. Circle it, circle it. ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट था जो मैंने किया। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। सो मेरा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया 2018। माई पार्ट 1 इज कंप्लीटेड। ये लो फर्स्ट पार्ट, कंप्यूट इंपेयरमेंट लॉस ऑफ सीजीयू एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच एसेट, ये सब हो गया। वर्किंग नोट भी साथ में दे दिया, 2 वर्किंग नोट। सेकेंड पार्ट, कंप्यूट द डेप्रीसिएशन फॉर 2018-19। अब अगले साल का डेप्रीसिएशन चाहिए उनको। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यस एवरीबडी अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? सबको समझ में आया क्या फर्स्ट पार्ट? मैं सेकेंड पार्ट पे जा रहा हूं। दे वांट अस टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर 2018-19। इंपेयरमेंट तो 31 मार्च 18 को था, 17-18 का था। अब लिखोगे डेप्रीसिएशन, न्यू डेप्रीसिएशन, न्यू डेप्रीसिएशन अमाउंट, न्यू डेप्रीसिएशन अमाउंट for the year 2018-19। for the year 2018-19 जो रिकवरेबल अमाउंट होती है ना, वही उनकी नई कैरिंग अमाउंट होती है। सो एक ही रिकवरेबल अमाउंट है 489,650 और इसकी है 3,10,350। 489,650
4,89,650 and 3,10,350. 3,10,350. This is the remaining cost. हाँ, रिमेनिंग कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू में कोई चेंज नहीं. इसकी स्क्रैप वैल्यू आज भी 50,000 है और इसकी स्क्रैप वैल्यू इज नील. रिमेनिंग कॉस्ट जो रेसिडुअल वैल्यू जो उनकी रिकवरेबल अमाउंट है वो नई कैरिंग अमाउंट है, दैट इज रिमेनिंग कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. 5 साल ऑलरेडी ऊपर डेप्रिसिएशन हो चुका है, मतलब अब लाइफ 5 साल ही बची है. अरे ऊपर 5 साल का ही तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था ना, देख लो ना. 5 साल का डेप्रिसिएशन जा चुका है, आउट ऑफ 10 5 ईयर्स जा चुका है, तो अब लाइफ 5 ईयर्स ही बची है. और ये वाले एसेट में 3 ईयर्स गई थी, 10 ईयर्स में से 3 ईयर्स गॉन. अरे 10 ईयर्स में से 3 ईयर्स गॉन, तो अभी अब लाइफ बची है 7 ईयर्स. चलो निकाल ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपन यूजफुल लाइफ. तो इससे अपने को करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा. विल गेट डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर 3,10,000 डिवाइड बाय 7 ईयर्स 44,336. 44,336 और दिस इज 489,650 माइनस 50,000 डिवाइड बाय 5 ईयर्स 87,930. 87,930. ये लो, सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑल्सो कंप्लीटेड. दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. अब थर्ड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में ना रिवर्सल है, क्योंकि उन्होंने आगे सीजीयू देख लो, उन्होंने वैल्यू इंक्रीज होती हुई बताई है. इन द नेक्स्ट ईयर कंपनी हैज डन assessment of recoverable amount of CGU and it is found that CGU is 11 lakhs on 31st March 19 and recoverable value of machine A is 450 and combined value of machine A and B is 760. ये देख लो. अब हमारा फोकस पूरा इधर है. ये अपना थर्ड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है. ये अपना थर्ड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है, दैट इज रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. लिखो थर्ड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. यस, दिस रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस में सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल एप्रिसिएशन. पहले कैलकुलेशन ऑफ टोटल एप्रिसिएशन. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल एप्रिसिएशन. टोटल एप्रिसिएशन कैसे मिलता है? 31 मार्च 19 की कैरिंग अमाउंट, आज की कैरिंग अमाउंट और आज की रिकवरेबल अमाउंट तो दे रखी है 11 lakhs. 31 मार्च 19 की कैरिंग अमाउंट, क्या कैरिंग अमाउंट है? 1 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर लो. ये कैरिंग अमाउंट पे छोड़ा था हम लोग ने 489,650, 3,10,350. $4,89,650 and 3,10,350 माइनस 1 साल का डेप्रिसिएशन जो हमने ऊपर निकाल रखा है. 1 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो करंट ईयर का 87,930.
और डेप्रिसिएशन ऑफ 44,336। ये लो अपने को कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी और इसके साथ रिकवरेबल अमाउंट तो उन्होंने अपने को दे रखी है। अब कैलकुलेट नहीं करना है, पहले तो कैलकुलेट करना पड़ा था इम्पेयरमेंट के टाइम पे। रिकवरेबल अमाउंट इज गिवन 11 lakhs की अपने को रिकवरेबल अमाउंट दे रखी है। सो निकाल लेते हैं जरा कैरिंग अमाउंट। 489,650 माइनस 87,930, 4,01,720। 3,10,350 माइनस 44,336, 266,014। 266,014। पहले भी रिकवरेबल अमाउंट इंक्लूडिंग इन्वेंट्री दे रखी थी, अभी भी रिकवरेबल अमाउंट में इन्वेंट्री लिख दो, इन्वेंट्री की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन इन्वेंट्री इंपेयर्ड नहीं होता है, इसलिए इन्वेंट्री की वैल्यू सेम रहेगी। क्योंकि पहले भी अपने को रिकवरेबल अमाउंट जो थी ना वो इंक्लूडिंग इन्वेंट्री ही मानी थी हम लोग ने, इन्वेंट्री लेकिन इंपेयर्ड नहीं होती है, तो ये इन्वेंट्री लिखना मत भूलना। 266,014 प्लस 4,01,720 प्लस 2 lakhs 867,734। 867,734। सो देख लो अपने को टोटल एप्रिसिएशन मिल जाएगा 2,32,266। ये आ गया टोटल एप्रिसिएशन। हाँ, दिस इज अवर टोटल एप्रिसिएशन। एक बार टोटल एप्रिसिएशन आ गया तो अपने को एक चीज तो मालूम है, अरे वी नो वेरी वेल दैट ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। एज पर इंडियस as per India's 36, as per India's 36, reversal of goodwill is not allowed, reversal of goodwill is not allowed, and other assets can be reversed, and other assets reversal cannot exceed the original carrying amount. Other assets reversal cannot exceed the original carrying amount. Cannot exceed the original carrying amount, और ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा हम लोग रिवर्सल कर ही नहीं सकते। चलो रिवाइज कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवर्सल निकाल लेते हैं हम लोग। रिवाइज कैरिंग अमाउंट revised carrying amount
after reversal of impairment loss. Revised carrying amount after reversal of impairment loss. जो कैरिंग अमाउंट आज चल रही है ना, वहां से बढ़ा के हम लोग उतनी कैरिंग अमाउंट कर देंगे जो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट जितनी होनी चाहिए, जितनी ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट होनी चाहिए. बस वहां तक कर देंगे. आज जो चल रही है कैरिंग अमाउंट ड्यू टू इंपेयरमेंट लॉस, कैरिंग अमाउंट ड्यू टू इंपेयरमेंट लॉस, इसको बढ़ा के ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट तक ले जाएंगे. अगर इंपेयरमेंट लॉस नहीं हुआ होता तो क्या ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट होती है ना, वहां तक ले जाएंगे, इसको वहां तक ले जाएंगे. इन्वेंट्री, अरे इन्वेंट्री तो सेम ही रहने वाली है पहले और अभी भी. इन्वेंट्री में कोई रिवर्सल नहीं, पहले भी 2 लाख था और अभी भी 2 लाख ही है. मशीन ए की आज जो कैरिंग अमाउंट चल रही है वो हमने ऊपर वर्कआउट कर रखा है. ये रही 4,01,720. और 6 साल का डिप्रिसिएशन माइनस करके क्या कैरिंग अमाउंट आनी चाहिए वो हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं. कितने की थी है मशीन ए, हमने कितने में खरीदी थी? 10 लाख में खरीदी थी. ये 5 साल का डिप्रिसिएशन है, ये ओरिजिनल डिप्रिसिएशन है, तो इसको 6 साल का कर देते हैं. $10 मैं सेपरेटली वर्कआउट कर लेता हूँ ना अच्छे से इसको. ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट, ये एक्चुअली ऊपर ही निकाल लेना चाहिए था, मैंने निकाला नहीं. ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट इफ देयर वाज नो इम्पेयरमेंट लॉस. ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट इफ देयर वाज नो इम्पेयरमेंट लॉस. अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता सो 10 लाख, ये है 5 लाख माइनस 10 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 50,000 अपॉन 10 years into 6 years. और इसमें 3 साल पहले जा चुका है, इसका 4 साल. 5 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू इज नील अपॉन 10 years into 4 years. 10 lakhs minus 50,000 divide by 10 into 6 minus 10 lakhs.
4,30,000. See, the problem may be lengthy, but 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे रेंज में आ जाएगा. 50,000 इंटू 4 तो 2 लाख रुपए निकल जाएगा. तो ये वैल्यू बचेगी 3 लाख. सो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट, अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता तो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट ये होती. $4,30,000 तक बढ़ा सकते हैं इसको, और इसको 3 लाख तक. तो टोटल एप्रिसिएशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिवर्सल इससे ज़्यादा नहीं होगा. 28,280. $33,986. $33,986. बस रिवर्सल इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है. रिवर्सल कैनॉट बी मोर देन दिस. टोटल एप्रिसिएशन तो 232 266 का है, बट रिवर्सल इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है. बस एक नोट लिखो और ख़त्म करो सॉल्यूशन. टू राइट अ नोट एंड कंप्लीट इट. हाँ, रिवर्सल कैनॉट बी मोर देन दिस. टोटल एप्रिसिएशन is 232 266. But maximum reversal allowed. As per India's 36. $28,280 and $33,986. $62,266. $1,70,000. ये इग्नोर करने का. दिस इज इग्नोर्ड. ये लो, मैंने मेरा सॉल्यूशन बना के दे दिया. स्टडी मटेरियल में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इतने सिंपल नहीं होते. इसमें टाइम लगा है मेरे को, लेकिन तुम प्रैक्टिस करके तुम्हारे लेवल में ला सकते हो. मैंने सॉल्यूशन तुमको इजी बना के दे दिया है. हाँ, ये मेरा सॉल्यूशन है. दिस इज नाउ सिंप्लीफाइड फॉर यू. चलो आगे बढ़ेंगे. ऑल 3 रिक्वायरमेंट्स था. ये क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ये लास्ट में करूंगा मैं. ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा. हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कर सकते हैं. पहले क्वेश्चन नंबर 13 कर देते हैं. फर्स्ट वी विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 13.
PQR is a company which has performed well in past. One of its major asset of an item of equipment suffered a significant and unexpected deterioration in performance. Management expects to use the machine for further 4 years after 31st March 2006, but at reduced level. हाँ यूज़ तो करेंगे लेकिन reduced level पे. Equipment will be scrapped after 4 years, and the financial accountant for PQR Limited has produced a set of cash flows projections for the equipment for next 4 years. अगले 4 साल का इसका कैश फ्लो का प्रोजेक्शन भी दे दिया है, ranging from optimistic to pessimistic. CFO thought that the projections were too conservative and he intended to use the highest figures each year, and these figures were as follows. ये लो, ये आगे का प्रोजेक्शन है, 1 2 3 4 4 साल का प्रोजेक्शन है, ये अगले 4 साल का प्रोजेक्शन. ठीक है, कोई बात नहीं, अगले 4 साल का प्रोजेक्शन है. अपने को इसकी डिस्काउंटिंग कर लेंगे. दी अबाउ कैश इनफ्लोज शुड बी एज्यूम टू अकर ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर. हाँ तो सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे ना. द प्री टैक्स डिस्काउंट रेट इज़ 10%. सो डिस्काउंटिंग जो करना है 10% नहीं 9% से डिस्काउंटिंग करना है. तो वैल्यू इन यूज़ तो इससे मिल जाएगी. द मशीन कुड बी सोल्ड ऑन 31st March 2006 फॉर 6 lakhs एंड रिलेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस है 96. सो अपने को नेट फेयर वैल्यू मिल जाएगी. द मशीन हैड बीन रीवैल्यूड प्रीवियसली एंड एज एट 31st March अमाउंट ऑफ 36,000 हेल्ड इन रिवैल्यूएशन सरप्लस. कुछ रिवैल्यूएशन रिजर्व्स भी पड़ा हुआ है पुराना, ये जर्नल एंट्री में काम आएगा. द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट, the carrying value of the asset on 31st March 2006 is 6,60,000. The Indian government has indicated it may compensate the company for any loss in value up to its recoverable amount. ठीक है, ये लास्ट स्टेटमेंट क्या है वो बाद में देखते हैं. सबसे पहले तो what they want, calculate impairment loss if any and revised depreciation of the asset. impairment loss के बाद नया depreciation amount भी चाहिए. Also suggest impairment loss if any would be set off and how compensation from government would be accounted for. अगर गवर्नमेंट कंपनसेशन करने को तैयार है जो भी लॉस हुआ उसका इम्पेयरमेंट लॉस का, उसके बारे में भी पूछा हुआ है. चलो पहले तो इम्पेयरमेंट लॉस निकाल लेते हैं. मैंने क्वेश्चन 12 एक पेंडिंग रखा हुआ है, वो मैं लास्ट में सॉल्व करूंगा. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ इजी क्वेश्चन बट वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने सिंपल तो बना ही लिया है उसको. देखो सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. 31st March 2006 को इम्पेयरमेंट लॉस वर्कआउट करना है. कंप्यूटेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. कंप्यूटेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस एज ऑन 31st March 2006. और इम्पेयरमेंट लॉस कैसे वर्कआउट करते हैं अपने को आता है. दैट वी नो वेरी वेल. लिखो कैरिंग अमाउंट, as on 31st March 2006. दिस इज गिवन. कैरिंग अमाउंट ऑन 31st March 2006 देख लो, ये यहाँ पे दे रखा है. द मशीन नहीं, कहाँ दिया था, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 31st March 2006 6,60,000. मेरे को वो ध्यान में है कि रीडिंग करते समय आया था. हाँ, रिकवरेबल अमाउंट हमको वर्कआउट करना पड़ेगा, और ये रिकवरेबल अमाउंट होती है, यही रिवाइज कैरिंग अमाउंट बन जाती है. माइनस रिकवरेबल अमाउंट, दिस बिकम्स रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट.
रिवाइज कैरिंग अमाउंट, हाँ यही रिवाइज कैरिंग अमाउंट है और मिल जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस मैं वर्किंग बना लेता हूं। इसके नीचे ना जर्नल एंट्री की जगह रख दो और फिर वर्किंग बना लेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि पहले भी ऐसे ही करते थे हम लोग, पहले नीचे एंट्री पास करते थे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, टोटल 4 लाइन चाहिए, मिडल पार्टीशन। रिकॉर्डिंग ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, and treatment of impairment loss. चलो हम लोग रिकवरेबल अमाउंट की वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, रिकवरेबल अमाउंट। नेट फेयर वैल्यू, ये रीडिंग में आया था अपने को, फेयर वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। द मशीन कुड बी सोल्ड ऑन 31st March for 6 lakhs and selling expenses 96. $5,04,000. हाँ वैल्यू इन यूज वर्कआउट कर लेते हैं। हाँ वैल्यू इन यूज, ये अपने को अगले 4 साल का प्रोजेक्शन दे रखा है, 2006 X7। X7 X8, ये हो गया ईयर्स। कैश इनफ्लो, नाइन % से अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है एंड विल गेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू $2,76,000
1,92,000. $1,20,000 and $1,14,000. $100 divided by 109. 0.9174. $8,417. 3 डेसिमल भी ले सकते हो. 0.7722. $0.7084. 2,76,000 into 0.9174. 253,202. 1,92,000 into 0.8417. 161,606. $1,20,000 into 0.7722. 92,664. Into 0.7084. 80,758. 80,758. 253,202 plus 161,606 plus 92,664 plus 80,758. 588,230. $5,88,230. ये लो. So net fair value और value in use whichever is higher में higher यही है 588,230. $5,88,230. निकालो इम्पेयरमेंट लॉस. 11,770. ये लो इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 11,770. पहली एंट्री इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू अपने को इक्विपमेंट बोला हुआ है ना कुछ इक्विपमेंट. लिखो इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट 11,770. और मेरे पास कुछ पुराना रिवैल्यूएशन सरप्लस भी है. मेरे पास पुराना रिवैल्यूएशन सरप्लस भी है. मेरे को लगता है मैं शायद कैरिंग अमाउंट ये रिवैल्यूएशन सरप्लस ज़्यादा क्यों है. कैरिंग अमाउंट राइट लिखा है क्या. ओहो कैरिंग अमाउंट 660 है. मैंने 6 लाख से माइनस कर दिया. तुम लोग कोई बोलते भी नहीं हो, खाली बैठ के कॉपी कर रहे हो. अरे सो गए क्या सब लोग. दिस इज 71,770. कोई हाथ में कैलकुलेटर नहीं, कुछ नहीं. कैलकुलेटर लेके बैठो सब लोग. नॉट अ सिंगल स्टूडेंट. किसी को नहीं मालूम पड़ता है क्या हो रहा है. इडियट्स. टेक आउट योर कैलकुलेटर्स.
अकाउंट्स का लेक्चर बैठते हो विदाउट कैलकुलेटर्स? ये तो मेरे को मालूम पड़ गया तो पड़ गया। $71,770 कैलकुलेटर है, साथ में रखो सब लोग। अपने पास रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है पुराना। क्या दिया हुआ? रिवैल्यूएशन सरप्लस एक कहीं पे रीड किया था मैंने, कितना दिया हुआ देख के बताओ जरा। खाली बैठ के सॉल्यूशन कॉपी करने का काम। 1000 सर। कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस? 36,000। सो पहले ये रिवैल्यूएशन सरप्लस यूज होगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस यूज होएगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट, $36,000, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर पुराना रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है तो वो पहले यूज होगा। टू इम्पेयरमेंट लॉस, ये अकाउंटिंग एंट्री दिखाने से रिवैल्यूएशन सरप्लस का यूसेज बता दिया हम लोग ने। 35,770। ये लो, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ एक पार्ट ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट है। उनको चाहिए डेप्रीसिएशन, नया डेप्रीसिएशन भी चाहिए। प्रॉब्लम में मैंने रीड किया हुआ है। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी एंड रिवाइज डेप्रीसिएशन ऑफ एसेट। अब रिवाइज डेप्रीसिएशन के लिए रिकवरेबल अमाउंट जो होगी वो ये होगी। दिस इज द रिकवरेबल अमाउंट। सो लिखो सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन अपने को चाहिए रिवाइज डेप्रीसिएशन। हाँ, रिवाइज डेप्रीसिएशन अमाउंट अब जो नया रिकवरेबल अमाउंट है वो है 5,88,230। 5,88,230 और प्रॉब्लम में क्लियरली बोला हुआ है ये अब एसेट 4 साल तक रिड्यूस लेवल पे यूज करेंगे। नेक्स्ट 4 इयर्स तक इसको रिड्यूस लेवल पे यूज किया जाएगा और 4 इयर्स का ही तो कैश इनफ्लो दे रखा था। 588,230 डिवाइड बाय 4 दैट कम्स टू 1,47,058। This is the amount of depreciation per year and third part of the solution. अगर गवर्नमेंट कंपनसेशन देने को तैयार है, अगर कुछ गवर्नमेंट कंपनसेशन देने को तैयार है तो याद रखना एनी कंपनसेशन बाय गवर्नमेंट, हाँ उसको अकाउंटिंग करेंगे जब भी वो रिकवरेबल इट बिकम्स रिसीवेबल। दैट मीन्स वो सर्टन हो जाए। गवर्नमेंट खाली बोलता है मे रिएम्बर्स पे कोई अकाउंटिंग नहीं करूंगा कि गवर्नमेंट का कभी भी कंपनसेशन जो भी आता है ग्रांट्स कंपनसेशन वो बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन जब तक वो दे नहीं ना या जब तक प्रॉपर ऑर्डर का लेटर नहीं आए कि आपको मिलने वाला है तब तक मैं उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं करूंगा। हाँ अगर सर्टेनिटी हो जाए तो ही हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। समझा कि नहीं? सो एनी कंपनसेशन ऑफ गवर्नमेंट can be accounted only when it becomes recoverable, that is when it becomes certain। अपने केस में, ये वाले केस में जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, गवर्नमेंट ने खाली ये बोला है इट मे रिएम्बर्स। अरे कंपनी को कोई सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन नहीं मिली है। सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन नहीं मिली है तो कोई क्रेडिट मत ले लेना पोटेंशियल ग्रांट का। कोई ये पोटेंशियल गवर्नमेंट कंपनसेशन है, इसको रिकॉर्ड नहीं करने का। सो ट्रीटमेंट
सर्टेनिटी तो होनी चाहिए ना. ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनसेशन. Treatment of government compensation. Yes, any compensation. Any compensation by government would be accounted for. Would be accounted for when it becomes recoverable. Recoverable का मतलब है certain. When it becomes recoverable, that is certain. In the present case, government has only stated that it may reimburse. Government has only stated that it may reimburse the company since no certainty of collection is established. Since no certainty of collection is established, credit should not be taken. Credit should not be taken for any potential government compensation. Chalo, for any potential government compensation. Credit should not be taken for any potential government compensation. और एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया. I have done one more question. See, it is taking time, but अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. You will find this very difficult. और ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद में टॉपिक थरो है. रिटर्न प्रैक्टिस तो होनी चाहिए. विदाउट रिटर्न प्रैक्टिस हाउ कैन यू अपियर? अरे यू हैव डन रिटर्न प्रैक्टिस फॉर योर 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, फॉर सीए फाउंडेशन, फॉर सीए इंटर, व्हाई नॉट फॉर फाइनल? दिस इज द मेन लेवल, तुम्हारा लास्ट लेवल है. यहाँ पे अगर रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे, यहाँ पे आगे अकाउंट थोड़ी ओरल होने लग जाता है. सो जो क्वेश्चंस अपने टेक्स्ट बुक में कवर्ड नहीं थे, मैं सारे क्वेश्चंस अभी कवर कर रहा हूं. Now this is question number 14.
Question number 14. हाँ राइट, क्वेश्चन नंबर 14. एक लाइन ड्रॉ कर दो. टेन लाइन्स का एक स्टेटमेंट बना लो. प्रिपेयर ए स्टेटमेंट फॉर 10 लाइन्स. मैं पढ़ते जाऊंगा, लिखते जाऊंगा. हाँ, एक स्टेटमेंट बना लो 10 लाइन्स का. और इसके बाद लिखोगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. As usual, 4 lines. As usual, 4 lines. मिडल पार्टीशन करना, कुछ लिख के मत रखना पहले से. रिकॉर्डिंग ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस कुछ मत लिखना, खाली मिडल पार्टीशन करके रखो. ये वर्किंग नोट है और नीचे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है. चलो मैं प्रॉब्लम पढ़ रहा हूं. ऑन 1st January year 1, year 1. On 1st January year 1, entity Q purchased a machine costing 2,40,000. So ओरिजिनल कॉस्ट परचेज किया है तो लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट. ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर लिख देना मशीनरी अकाउंट. ऊपर हेडिंग दे दो मशीनरी. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी है 2,40,000. with an estimated useful life of 20 years and residual value 0. So residual value 0 and depreciation is computed on straight line basis. So 2,40,000 divided by 20 करेंगे 12,000 पर ईयर. और एसेट रिवैल्यू कभी किया है, रिवैल्यूड ऑन 1st Jan इन द ईयर 3. ईयर 3 में उसको रिवैल्यू किया है, मतलब पहले 2 साल में खाली डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है माइनस डेप्रीसिएशन. हाँ, डेप्रीसिएशन 2 साल का, क्योंकि फिर रिवैल्यूएशन हो रहा है. 2,40,000 डिवाइड बाई 20 ईयर्स इंटू 2 ईयर्स. सो 2 साल का 24,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया. और ईयर 3 में जब हम लोग इसको रिवैल्यू कर रहे हैं 2,16,000 हमारे बुक्स में उसकी वैल्यू है. दिस इज ईयर 3 बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. सो ईयर 3 के बिगिनिंग में अपनी बुक वैल्यू है 2,16,000
लेकिन एसेट हैज बीन रिवैल्यूड ऑन 1 जन, वही डेट को 1 जन को 2,50,000 का बनाने का है, लेकिन नो चेंज इन यूजफुल लाइफ, देयर विल बी नो चेंज इन यूजफुल लाइफ। सेम डेट को इसको बनाने का कितने का है, इसको रिवैल्यू करके बनाने का अपने को 2,50,000, सो प्लस एप्रिसिएशन 36,000 से वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी। एप्रिसिएशन 36 नहीं 34, 250 का बनाना है। जब फर्स्ट टाइम एप्रिसिएशन होता है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट होता है, तो एक रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट हो गया 36,000 का, ये ब्रैकेट में लिखते जाओ। एक रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट हो चुका है 34,000 का, 36 नहीं भाई 34 होगा तो ही तो 250 होगा ना। और ये ईयर 3 के बिगिनिंग में ही, ईयर 3 के बिगिनिंग में ही, दिस इज रिवाइज्ड बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अरे इस टाइप से वर्किंग मॉड्यूल में नहीं दी रहती है, सब मेरी वर्किंग है जो तुमको तुम्हारे लिए काम इजी हो जाता है। उन्होंने लाइफ को चेंज नहीं किया, 2 साल जा चुका है, मतलब अभी 18 साल और बचा हुआ है विदाउट एनी चेंज इन यूजफुल लाइफ। फिर 1 जन 2004 को एक इम्पेयरमेंट का रिव्यू किया, मतलब अगले साल के बिगिनिंग में, और उसकी रिकवरेबल अमाउंट 1 लाख निकली। एक मिनट पहले ये साल का डेप्रीसिएशन तो माइनस करो, माइनस डेप्रीसिएशन, तो हम लोग ईयर 4 के बिगिनिंग में पहुंचेंगे। अब नई वैल्यू है 2,50,000, लेकिन लाइफ 18 ईयर्स, लाइफ चेंज नहीं है। सो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन मिल जाएगा 2,50,000 डिवाइड बाई 18, 13,889। $2,50,000 minus 13,889, 236,111, 236,111. This is carrying amount. Book value at the beginning of. This is year 4. Book value at the beginning of the year 2,36,111. On 1st Jan year 4, an impairment review showed that machine's recoverable amount is 1 lakh. Machine की recoverable amount है 1 lakh. And his estimated life is 10 years. इसके बाद इसकी लाइफ है 10 साल। अरे तो recoverable amount अगर 1 lakh है तो इसका मतलब है अभी इसमें इम्पेयरमेंट आ गया। अगर इसको 1 लाख रुपए का बनाना है 1 जन को ही, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट जो होती है वही रिवाइज्ड बुक वैल्यू होती है। सो रिवाइज्ड बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये सब 1 जन को हो रहा है। At the beginning of the year 1 lakh. ये लो इतने का इम्पेयरमेंट। रिवैल्यूएशन सरप्लस 34,000 का पहले से पड़ा हुआ है। जब इम्पेयरमेंट होगा तो इसके बाद में जो अमाउंट आएगा वो पीएनएल में जाएगा। ये मैंने सब ट्रीटमेंट कर लिया, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 रीड करते गया और कराते गया। आप देखो क्या दिया है, बोला कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी ऑन 31 दिसंबर ईयर 2 एंड द रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन 1 जन ऑफ ईयर 3। ये लो सब आ गया।
ये 31 दिसंबर ऑफ ईयर 2 की ये वैल्यू है, क्योंकि बिगनिंग ऑफ ईयर 3 इज नथिंग बट एंडिंग ऑफ सेकेंड ईयर। और रिवैल्यूएशन सरप्लस भी ये आ गया इधर। कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी ऑन 31 दिसंबर ईयर 3 एंड इमीडिएटली इम्पेयरमेंट बिफोर इम्पेयरमेंट, ये लो immediately before impairment. So beginning of year 4 is nothing but end of year 3 और impairment के पहले की बुक वैल्यू है ये। impairment loss recognized in year 4 and its treatment thereon, ये लो ये impairment loss आ गया और इसका ट्रीटमेंट अभी एंट्री पास कर देते हम लोग। डेप्रीसिएशन चार्ज इन ईयर 4, ईयर 4 का डेप्रीसिएशन भी पूछा हुआ है। अरे डेप्रीसिएशन 1 लाख पे होएगा, डेप्रीसिएशन ये 1 लाख पे होएगा और 10 साल के लिए होएगा, मतलब 10,000। ये बाद में करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन था, ये वर्किंग नोट नहीं है, मैं इसको बोलता हूँ पार्ट 1 ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें उनकी 2 रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। 2 नहीं 3 रिक्वायरमेंट यहाँ तक हो गया, ये 3 रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और ट्रीटमेंट भी दे देते साथ में, और फिर पार्ट 2 में डेप्रीसिएशन दे देंगे। सी ईयर 3 में क्या है, रिवैल्यूएशन सरप्लस आया 34,000 का। सो ईयर 3 में रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, और ईयर 4 के बिगनिंग में इम्पेयरमेंट आ गया 1,36,111 का, ये रहा। तो पहले ये रिवैल्यूएशन सरप्लस यूज होएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 34,000, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस किसके लिए, इम्पेयरमेंट लॉस के लिए, डेबिट टू मशीनरी। मैंने डायरेक्ट एंट्रीज पास कर दी, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट क्रिएट नहीं किया। 1,36,111, $1,02,111, $1,02,111। चलो ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर। और सेकेंड पार्ट में डेप्रीसिएशन ईयर 4 का, $1 लाख डिवाइड बाय 10 years, $1 लाख वैल्यू बची और लाइफ 10 years बोलिए। ये लो, ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। सो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 कर दिया, 13 कर दिया, 14 कर दिया, 11, 12, 13। क्वेश्चन नंबर 12 बाकी है अपना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 इज पेंडिंग। ट्वेल्व बाकी और 1 तो थियरी क्वेश्चन है, 1 एक रिफर करवा देता हूं, फिर सिर्फ 12 बाकी रहेगा।
एपेक्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील यूटेंसिल्स, स्टील के बर्तन बनाते हैं. इट ओन्स अ बिल्डिंग फॉर इट्स हेडक्वार्टर. द बिल्डिंग is to be fully occupied for internal use. However, recently the company has undertaken a massive downsizing exercising as a result of which one third of the building became vacant. This vacant portion has now been given on lease for 6 years. Determine the CGO of building. Determine the CG of building. अभी देख लो ना, ये वाले क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन द CG ऑफ बिल्डिंग. ये क्वेश्चन में सबसे पहले बोला वो कॉर्पोरेट एसेट था, वो अपने इंटरनल यूज के लिए ही काम आता था, उसकी कोई सेपरेट कैश इनफ्लोज नहीं थी, कोई सेपरेट कैश इनफ्लोज नहीं थी. लेकिन अब बिजनेस का थोड़ा डाउन साइज किया हम लोग ने. बिजनेस को डाउन साइज करने के वजह से ये बिल्डिंग वेकेंट हो गई है, और जैसे बिल्डिंग वेकेंट हुई है अब ये बिल्डिंग को हम लोग लीज पे दे रहे हैं, 6 ईयर्स की लीज पे दे रहे हैं. वी आर गिविंग दिस बिल्डिंग ऑन लीज ऑफ 6 ईयर्स. तो डिटरमाइन द CGO ऑफ द बिल्डिंग. अरे CGO ऑफ बिल्डिंग तो क्या है, ये बिल्डिंग तो क्या है, बिल्डिंग ऑफ एपेक्स लिमिटेड द अपना ये कॉर्पोरेट एसेट है. ये बिल्डिंग का पर्पस क्या था, ये इट वाज यूज्ड एज अ कॉर्पोरेट एसेट. ये हम लोग कॉर्पोरेट एसेट के लिए यूज कर रहे थे. तो CGO बिल्डिंग का मतलब तो पूरा एपेक्स लिमिटेड एज अ होल पूरी कंपनी हो गई ना. अगर कॉर्पोरेट बिल्डिंग है तो ये पूरी कंपनी उसका CGO हो गया. कॉर्पोरेट बिल्डिंग तो पूरी कंपनी यूज कर रही है ना, तो मैं इसका सेपरेट CGO कहां से निकालूं. कॉर्पोरेट एसेट इज यूज, कॉर्पोरेट बिल्डिंग तो पूरी कंपनी यूज करती है, तो पूरे कंपनी में जितने भी एसेट्स है सारे ये बिल्डिंग सारे एसेट्स के लिए ये बिल्डिंग मस्ट है. तो सारे एसेट्स को ये बिल्डिंग का बेनिफिट मिलता है. तो बोलते फाइंड आउट द CGO ऑफ बिल्डिंग, तो बोलेंगे CGO ऑफ बिल्डिंग इज द कंपनी. ये पूरी कंपनी है. एक स्टेटमेंट इधर ही लिख लो. मैं तो अच्छा तुम्हारे पास मॉड्यूल नहीं होगी. इसका आंसर क्या दिया हुआ है मेरे, इन्होंने लीज वीज का कुछ नहीं पूछा, बोलते इसका CGO फाइंड करो. तो इसके CGO तो पूरी बिजनेस ही होगा. आंसर दिया होगा इसका. CGO ऑफ बिल्डिंग इज द कंपनी. ये देख लो कंपनी आ गया. एज अ होल एज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द बिल्डिंग इज टू सर्व एज अ कॉर्पोरेट एसेट. बस इतना ही आंसर है, इतना ही आंसर है. CGO ऑफ बिल्डिंग इज द होल कंपनी बिकॉज वो उसका प्राइमरी पर्पज था, इट वॉज यूज एज अ कॉर्पोरेट एसेट. तो मेरा अब टेस्ट योर नॉलेज का सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचता है. ओनली वन क्वेश्चन इज रिमेनिंग ऑफ टेस्ट योर नॉलेज. दैट इज माई क्वेश्चन नंबर 12. मेरा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 बचता है. जैसे वो मैं कंप्लीट करूंगा हमारा टेस्ट योर नॉलेज पार्ट विल बी ओवर. टेस्ट योर नॉलेज पार्ट विल बी ओवर. ठीक है ना. अरे समझ में आया कि नहीं आया, सो गए सब लोग. हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन है और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट इसको भी मैंने ट्राई किया है. मैं कितना सिंप्लीफाई कर सकता हूं उतना मैंने ट्राई किया है. इसके लिए एक ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद क्वेश्चन नंबर 12 करता हूं. इट विल टेक टाइम है, क्वेश्चन 12 करने में टाइम लगेगा. ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद करता हूं. ब्रेक इज रिक्वायर्ड. काफी लंबा लेक्चर हो गया है और रिटर्न प्रैक्टिस करते रहो प्लीज. मैं बोलता हूँ रिटर्न प्रैक्टिस करते रहो. कल जो एग्जाम का पेपर आया मैंने पेपर देखा है एंड आई वाज सो सेटिस्फाइड बाय लुकिंग एट द पेपर. 19 मार्क्स का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो मैंने करवाया वैसा का वैसा. 50 लगभग 50 मार्क्स का तो ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आ गया था. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और एक बिजनेस कॉम्बिनेशन. सेम टू सेम पहला क्वेश्चन डायनेमिक लिमिटेड, एक मेरा डायनेमिक लिमिटेड के नाम से है प्रॉब्लम. बिजनेस कॉम्बिनेशन का 15 मार्क का सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया. जितने भी बच्चे देखते ही खुश हो गए.
सो मेरे बुक से पूछने का मतलब क्या है, मेरे बुक से पूछने का मतलब है स्टडी मटेरियल, बिकॉज अपन ने जो बुक बनाई वो स्टडी मटेरियल। देखो उसके बाद में भी मैं स्टडी मटेरियल ओपन करता हूँ, अपने बुक में जो क्वेश्चन हो उसके बाद स्टडी मटेरियल ओपन करके जो भी नए क्वेश्चन हो वो भी करवाता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है एग्जाम में स्टडी मटेरियल बेस्ड क्वेश्चन आता है और तुम्हारे एग्जाम का एक आरटीपी करके चले जाओ, बस हो गया। ज़्यादा टाइम मिले तो एक पिछले के एग्जाम का और आरटीपी कर लो, उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, दैट्स मोर देन इनफ। चलो दैट्स इट, एक ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद हम लोग क्वेश्चन 12 भी खत्म करते हैं।